हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब बढ़िया हो गए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। यहाँ पे आपको पेपर टू कॉमर्स का कंप्लीट सिलेबस करवाया जा रहा है फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10। यूनिट 4 बिजनेस फाइनेंस की हमारी चल रही है। अब हम उसमें अपना नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं डिविडेंड डिसीजंस के रिलेटेड। ठीक है जी, सो स्टार्ट करते हैं। देखो, डिविडेंड डिसीजन ये डिसाइड करता है कि कंपनी के प्रॉफिट्स का कितना हिस्सा शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में दिया जाए और कितना री इन्वेस्टमेंट के लिए रखा जाए। ये बैलेंस प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें, उसमें सबसे पहले शेयर होल्डर सेटिस्फेक्शन आती है। डिविडेंड शेयर होल्डर्स को, यानी जो डिविडेंड है वो शेयर होल्डर्स को इमीडिएट रिटर्न देते हैं जो उनकी सेटिस्फेक्शन बढ़ाता है। ये इन्वेस्टर्स के लिए रेगुलर इनकम का सोर्स होता है। इसके अलावा एक सिग्नलिंग इफेक्ट होता है। अगर मैं सिग्नलिंग इफेक्ट की बात करूं, डिविडेंड में चेंजेस मैनेजमेंट के फ्यूचर अर्निंग्स पे कॉन्फिडेंस को सिग्नल करते हैं। बढ़ते डिविडेंड्स का मतलब है स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन होती है। कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करें तो रिटेन्ड अर्निंग्स एक्सटर्नल फाइनेंसिंग जैसे लोन्स या इक्विटी पे डिपेंडेंसी कम करती है। ये कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसके अलावा मार्केट परसेप्शन की हम बात करें तो देखो, स्टेबल डिविडेंड्स मार्केट में कंपनी के स्टॉक प्राइसेस को स्टेबल रखते हैं। ये इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट बढ़ाता है। अगर एग्जांपल दूं, 2025 में एक इंडियन टेलीकॉम कंपनी 100 करोड़ डिविडेंड देती है ताकि फाइनेंशियल स्ट्रेंथ दिखा सके और 200 करोड़ 5G एक्सपेंशन के लिए रिटेन करती है। ये इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस और ग्रोथ दोनों को बैलेंस करता है। अब हम आगे चलते हैं। अब जो हम करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं डिविडेंड थियरीज। उसमें सबसे पहली मोदी गिलानी मिलर डिविडेंड इररेलेवेंस थ्योरी करते हैं। देखो, एमएम थ्योरी कहती है कि परफेक्ट मार्केट में जहां कोई टैक्सेस नहीं है, कोई कॉस्ट नहीं है, डिविडेंड पॉलिसी से कंपनी का वैल्यू अफेक्ट नहीं होता। डिविडेंड दें या ना दें, फर्म का वैल्यू सेम रहता है। अगर अजम्पशंस बताऊं, ये अज्यूम करती है कि इन्वेस्टर्स को डिविडेंड और कैपिटल गेन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों से उनको इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलता है। इसका मतलब है कि कंपनी प्रॉफिट्स को रिटेन या डिस्ट्रीब्यूट करे, फर्म का वैल्यू नहीं बदलता। ये परफेक्ट मार्केट के आइडियल कंडीशंस पे बेस्ड है। लिमिटेशन की बात करूं, ये टैक्सेस, सिग्नलिंग इफेक्ट्स और मार्केट इम्परफेक्शंस जैसे ट्रांजैक्शन कॉस्ट को इग्नोर करती है। रियल वर्ल्ड में ये अजम्पशन प्रैक्टिकल नहीं होती। अगर एग्जांपल दूं तो एक कंपनी का वैल्यू 1000 करोड़ रहता है, चाहे वो डिविडेंड दे या प्रॉफिट्स री इन्वेस्ट करे परफेक्ट मार्केट पे। ये एमएम थ्योरी के प्रिंसिपल को शो करता है। अब आगे बात करते हैं। अजम्पशंस मैंने आपको करवा दी। नेक्स्ट इसके थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। देखो, मोदी ग्लेनिन मिलर हाइपोथेसिस ऑफ डिविडेंड रेलेवेंस को थोड़ा और समझते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चंस की ही फॉर्म है। जो मैंने अभी करवाया वो भी क्वेश्चन था। अब अगेन एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखो, ये अज्यूम करती है कि इन्वेस्टर्स फ्यूचर स्टॉक प्राइजेस और डिविडेंड्स को परफेक्ट सर्टेनिटी के साथ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि उनको कंपनी के फ्यूचर परफॉर्मेंस का पूरा आइडिया होता है। इस अजम्पशन का मतलब है कि इन्वेस्टर्स के पास कंपनी के फ्यूचर के बारे में परफेक्ट इंफॉर्मेशन है। ये रियल वर्ल्ड में अनरियलिस्टिक है क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन होता है। ये अज्यूम करता है कि कंपनी का इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फिक्स्ड है और टाइम के साथ चेंज नहीं होता। ठीक है जी। इसका अगर मैं आपको मतलब बताऊं कि कंपनी अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को नहीं बदलेगी। फिर इसके अलावा इससे कंपनी के इन्वेस्टमेंट डिसीजन स्टेबल और प्रेडिक्टेबल माने जाते हैं। ये एमएम थ्योरी के लिए आइडियल कंडीशन है। अब टैक्सेस नहीं है। ये अजम्पशन कहती है कि कोई टैक्सेस यानी कॉर्पोरेट या पर्सनल नहीं है। टैक्सेस के बिना डिविडेंड और कैपिटल गेन का कोई इम्पैक्ट नहीं होता। इसके अलावा ये टैक्सेस के डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन और फॉर्म वैल्यू पे असर को इग्नोर करती है। रियल वर्ल्ड में टैक्सेस एक बड़ा फैक्टर होता है। अगली एग्जम्पशन है, ये अज्यूम करती है कि कैपिटल मार्केट परफेक्ट है और सारे इन्वेस्टर्स रैशनल हैं। इसका मतलब है कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट या बोरिंग या लेंडिंग रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। परफेक्ट मार्केट में इंफॉर्मेशन सबके लिए अवेलेबल होती है और इन्वेस्टर रैशनली डिसीजंस को लेते हैं। ये आइडियल सिनेरियो है जो रियल लाइफ में बहुत रेयर होता है। अब एक ना मोदी गिलानी और मिलर हाइपोथेसिस का कैपिटल स्ट्रक्चर के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन था। देखो, अजम्पशंस के रिलेटेड ही क्वेश्चन है। पहली है परफेक्ट कैपिटल मार्केट की अजम्पशन। एमएम हाइपोथेसिस कहता है कि कैपिटल मार्केट्स परफेक्ट हैं जहां कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट, टैक्सेस या मार्केट इम्परफेक्शंस नहीं है। ये आइडियल मार्केट कंडीशन पे बेस्ड है।
परफेक्ट मार्केट्स में कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट, टैक्सेस या दूसरी इम्परफेक्शंस नहीं होती। इससे कैपिटल स्ट्रक्चर का वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे कोई असर नहीं पड़ता। दूसरी एजम्पशन की बात करें, ये अज्यूम करती है कि कोई कॉर्पोरेट या पर्सनल टैक्सेस नहीं है। टैक्सेस के बिना डेट या इक्विटी फाइनेंसिंग का कोई एडवांटेज नहीं होता। टैक्सेस ना होने से डिविडेंड या कैपिटल गेन्स पे कोई टैक्स इम्पैक्ट नहीं है। ये रियल वर्ल्ड सिनेरियोस के लिए इम्प्रैक्टिकल है। तीसरी एजम्पशन है फुल डिविडेंड पे आउट की। ये अज्यूम करती है कि कंपनी अपने सारे अर्निंग्स शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में दे देती है, कोई रिटेन्ड अर्निंग्स नहीं रखी जाती। फुल डिविडेंड पे आउट का मतलब है कि कोई अर्निंग्स रीइन्वेस्टमेंट के लिए नहीं रखे जाते, ये कंपनी के ग्रोथ के लिए लिमिटेड स्कोप देती है। चौथा बात करें, सेम एक्सपेक्टेशन ऑफ फर्म्स ईबीआईटी की अजम्पशन है। ये अज्यूम करता है कि सारे इन्वेस्टर्स के फर्म के ईबीआईटी यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस के बारे में सेम एक्सपेक्टेशंस हैं। ये कंसिस्टेंट वैल्यूएशन के लिए बहुत ज़रूरी है। ईबीआईटी के सेम एक्सपेक्टेशन होने से फर्म का वैल्यू इन्वेस्टर्स के लिए प्रेडिक्टेबल होता है। ये परफेक्ट मार्केट के आइडियल कंडीशंस को सपोर्ट करता है। होप सो ये आपको क्लियर होगा। अब अगेन एक इसका ही क्वेश्चन है, दोबारा से बताता हूँ। देखो, सबसे पहली अजम्पशंस की अगर बात करें तो एफिशिएंट कैपिटल मार्केट एमएम अप्रोच अज्यूम करती है कि कैपिटल मार्केट्स एफिशिएंट हैं जहां सारी इंफॉर्मेशन प्राइजेस में रिफ्लेक्ट होते हैं। इन्वेस्टर इसे कंसिस्टेंटली एक्सेस रिटर्न्स नहीं कमा सकते। इसके अलावा एफिशिएंट मार्केट्स में सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है और एसेट्स का प्राइसिंग एक्यूरेट होता है। ये आइडियल मार्केट कंडीशन पे बेस्ड है। एफिशिएंट मार्केट में इन्वेस्टर सिक्योरिटीज ट्रेड करके बार बार एक्स्ट्रा रिटर्न्स नहीं कमा सकते। ये मार्केट के फेयरनेस को अज्यूम करती है। दूसरी बात करें, एमएम अप्रोच अज्यूम करती है कि इन्वेस्टर्स रैशनल हैं और अपने वेल्थ या यूटिलिटी मैक्सिमाइज करने के लिए डिसीजंस लेते हैं। ये लॉजिकल और इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग पे बेस्ड है। रैशनल इन्वेस्टर्स सारी इंफॉर्मेशन कंसीडर करते हैं और रिस्क रिटर्न बैलेंस के बेसिस पे डिसीजंस लेते हैं। ये प्रैक्टिकल इन्वेस्टर बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करता है। उसके बाद तीसरी बात करें, इसको थोड़ा सा और समझे तो जो रैशनल इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के रिस्क और रिटर्न्स को वे करते हैं। ये एमएम थियोरी के लिए की असम्पशन है। तीसरी आती है 100% डिविडेंड पे आउट रेशियो है। एमएम अप्रोच अज्यूम करते हैं कि कंपनी 100% अर्निंग्स डिविडेंड के रूप में दे देती है, कोई रिटेन्ड अर्निंग्स नहीं रखे जाते। 100% डिविडेंड पे आउट का मतलब है कि सारे अर्निंग्स शेयर होल्डर्स को मिलते हैं, री इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ नहीं बचता। ये एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की ज़रूरत को एलिमिनेट करता है। इस अजम्पशन के अंदर कोई रिटेन्ड अर्निंग्स नहीं होते और कंपनी को इन्वेस्टमेंट के लिए एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये एमएम के लिए आइडियल कंडीशन का पार्ट है। सो होप सो मैंने आपको ये 3 अजम्पशंस के क्वेश्चन करवाए हैं, तीनों ही आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब आगे चलते हैं, ठीक है जी। ये तो मैंने सारा आपको करवा दिया है। नेक्स्ट करने जा रहे हैं हम गॉर्डन्स डिविडेंड रेलेवेंस थ्योरी। देखो, गॉर्डन्स थ्योरी कहती है कि इन्वेस्टर्स अनसर्टेन कैपिटल गेन्स की बजाय डिविडेंड्स प्रेफर करते हैं क्योंकि ये रिस्क कम करता है। डिविडेंड्स एक श्योर रिटर्न देते हैं। अगर फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला में शेयर प्राइस नेक्स्ट ईयर के डिविडेंड को कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ रेट से डिवाइड करके निकाला जाता है। ये स्टॉक वैल्यूएशन का सिंपल तरीका है, ठीक है जी। यहाँ पे मैं आपको टिक कर देता हूँ, डैट इज द, ये दिया भी हुआ है आपको फॉर्मूला। अगर हम एग्जांपल करें, मान लो अगर जो D1 है वो 10 क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 12% और ग्रोथ 5%, तो शेयर प्राइस 10 डिवाइडेड बाय 0.12 माइनस 0.05 यानी अप्रॉक्स 142.86 आएगा। ये बताता है कि डिविडेंड शेयर वैल्यू को कैसे अफेक्ट करते हैं। ज़्यादा डिविडेंड देने से शेयर प्राइस बढ़ता है क्योंकि इन्वेस्टर्स डिविडेंड को वैल्यू देते हैं। ये मार्केट परसेप्शन और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को दोनों को ही बूस्ट करता है। अब इसकी अगर अब्जम्पशंस की बात करें, देखो, गॉर्डन्स मॉडल कंपनी के स्टॉक के वैल्यू एक्सपेक्टेड फ्यूचर डिविडेंड्स के प्रेजेंट वैल्यू के बेसिस पे करता है। ये डिविडेंड बेस्ड वैल्यूएशन का पॉपुलर मेथड है। सो जो ये भी एक क्वेश्चन ही था, जो उसका सही जवाब था उसके अकॉर्डिंग नो टैक्सेस, कांस्टेंट रिटेंशन और कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल को अजम्पशन के रूम में आइडेंटिफाई किया गया था। अब इसको हम डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट पहली अजम्पशन देखो, ये मॉडल अज्यूम करता है कि कोई टैक्सेस नहीं है ताकि कैलकुलेशन सिंपल रहे। डिविडेंड या कैपिटल गेन्स पे टैक्स को अक्सर इग्नोर किया जाता है। ये डिविडेंड फ्लो पे फोकस करता है। दूसरा, ये मॉडल अज्यूम करता है कि रिटेंशन रेशियो यानी अर्निंग्स का वो हिस्सा जो डिविडेंड के बजाय रखा जाता है कांस्टेंट है, जो स्टेबल डिविडेंड ग्रोथ को सपोर्ट करता है।
ये कंसिस्टेंट डिविडेंड पॉलिसी के लिए बहुत ज़रूरी है। तीसरा मॉडल अज्यूम करता है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी जो डिस्काउंट रेट है वो कांस्टेंट है, जो फ्यूचर डिविडेंड्स को डिस्काउंट करने के लिए कंसिस्टेंसी देता है। ये स्टॉक वैल्यूएशन को स्टेबल रखता है। चौथा बात करें, ये मॉडल अज्यूम करता है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिविडेंड ग्रोथ रेट से बड़ी है, क्योंकि अगर ग्रोथ कॉस्ट ऑफ कैपिटल से बड़ी होती है तो स्टॉक वैल्यू इनफाइनाइट हो जाता है, जो अनरियलिस्टिक है। ये प्रैक्टिकल वैल्यूएशन के लिए बहुत ज़रूरी है। फिफ्थ बात करें, ये मॉडल नो इंटरनल फाइनेंसिंग अज्यूम नहीं करता, रिटेन्ड अर्निंग्स ग्रोथ के लिए यूज़ होते हैं, जो कांस्टेंट रिटेंशन अजम्पशन के साथ कंसिस्टेंट है। ये ग्रोथ और डिविडेंड के बैलेंस को सपोर्ट करता है। होप सो ये आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब बात करते हैं रेजिडुअल थ्योरी की। रेजिडुअल थ्योरी मैंने आपको करवानी है, जो बहुत डिटेल में है। चलो जी, अब ये सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं। देखो, रेजिडुअल थ्योरी कहती है कि कंपनी पहले पॉजिटिव एनपीवी वाले प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करे और उसके बाद बचे हुए फंड से ही डिविडेंड दे। ये इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटी और डिविडेंड को सेकेंडरी रखती है। दूसरे शब्दों में, डिविडेंड्स रेजिडुअल या लेफ्ट ओवर अर्निंग से दिए जाते हैं जब प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट्स फंड हो जाती हैं। ये ग्रोथ फोकस्ड अप्रोच है। रेजिडुअल थ्योरी के अंदर कंपनी का मेन फोकस फर्म का वैल्यू मैक्सिमाइज करना है, पॉजिटिव एनपीवी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करके। डिविडेंड्स इसके बाद बची हुई अर्निंग से दिए जाते हैं। जब इन्वेस्टमेंट नीड्स पूरी हो जाती हैं तब बचे हुए फंड शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में दिए जाते हैं। ये फ्लेक्सिबल डिविडेंड पॉलिसी को प्रमोट करता है। ये थ्योरी मानती है कि अर्निंग्स रिटेन करके इन्वेस्टमेंट करना शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करता है, फ्यूचर कैश फ्लोस और स्टॉक प्राइजेस को बढ़ाकर। ये लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर वैल्यू पे फोकस करता है। डिविडेंड्स को रेजिडुअल या लेफ्ट ओवर अमाउंट माना जाता है, जो इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स के बाद बचते हैं। ये इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटी देते हैं। रेजिडुअल थ्योरी कोई फिक्स डिविडेंड पे आउट रेशियो या स्पेसिफिक डिविडेंड पॉलिसी प्रिस्क्राइब नहीं करती। ये फ्लेक्सिबल अप्रोच देती है, जो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। इसका सजेशन है कि डिविडेंड्स अवेलेबल फंड से दिए जाएं जब प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट्स पूरे हो जाते हैं। ये बैलेंस बनाता है ग्रोथ और डिविडेंड्स के बीच में। ये अप्रोच कंपनी को इन्वेस्टमेंट नीड्स और शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के बीच बैलेंस बनाने देती है। ये प्रैक्टिकल और ग्रोथ ओरिएंटेड चीज़ है। अब ना क्वेश्चन है गॉर्डन मॉडल के रिलेटेड, या मैं उसको ही आपको एक बार और करवाने जा रहा हूँ। गॉर्डन का जो मॉडल है, देखो कुछ की असम्पशंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की फॉर्म में पूछी गई हैं गॉर्डन के मॉडल में, मैं वो बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला ये अज्यूम करता है कि इक्विटी का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न डिविडेंड ग्रोथ रेट से बड़ा है। ये सस्टेनेबल डिविडेंड्स और रियलिस्टिक वैल्यूएशन के लिए बहुत ज़रूरी है। ये इंश्योर करता है कि डिविडेंड पेमेंट सस्टेनेबल है और इन्वेस्टर्स के एक्सपेक्टेड रिटर्न्स के साथ अलाइन है। ये मॉडल के कैलकुलेशंस को प्रैक्टिकल बनाता है। अब दूसरा जो है, गॉर्डन्स मॉडल अज्यूम करता है कि कंपनी का लाइफ परपेचुअल है, यानी ये इनडेफिनेटली कैश फ्लोस और डिविडेंड्स जनरेट करेगी। ये लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन के लिए की असम्पशन है। फिर ये मॉडल अज्यूम करता है कि रिटेंशन रेशियो यानी अर्निंग्स का री इन्वेस्टेड पोर्शन टाइम के साथ कांस्टेंट रहता है। ये स्टेबल डिविडेंड ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। कांस्टेंट रिटेंशन रेशियो स्टेबल डिविडेंड ग्रोथ रेट्स को इनेबल करता है। ये प्रेडिक्टेबल वैल्यूएशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगेन एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सिंपल है, सुन लो। देखो, गॉर्डन मॉडल कंपनी के स्टॉक का वैल्यू एक्सपेक्टेड डिविडेंड्स और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के बेसिस पे करता है। ये डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। ये डिविडेंड थ्योरी के साथ एसोसिएटेड है, जो डिविडेंड्स की इंपॉर्टेंस पे फोकस करता है। ये स्टॉक वैल्यूएशन का एक की मेथड है। ठीक है जी। अब हम चलते हैं वॉल्टर्स मॉडल। नेक्स्ट, अगर हम वॉल्टर्स मॉडल की बात करें, देखो वॉल्टर्स मॉडल कहता है कि डिविडेंड पॉलिसी कंपनी के इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे डिपेंड करती है। ये डिसाइड करता है कि डिविडेंड देना है या रिटेन करना है। फॉर्मूला में बात करें तो फॉर्मूला में शेयर प्राइस पीओ यानी डिविडेंड डी और रिटेन्ड अर्निंग्स के रिटर्न यानी आर मल्टीप्लाई बाई ई माइनस जी को कॉस्ट ऑफ कैपिटल से डिवाइड करके निकाला जाता है। ये देखो यहाँ पे मेंशन है, मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ, दैट्स द फॉर्मूला। ये स्टॉक वैल्यू को डिविडेंड और ग्रोथ के बेसिस पे कैलकुलेट करता है। अगर आर लेस देन के ई है तो डिविडेंड्स दो,
अगर आर ग्रेटर देन के ही है तो अर्निंग्स रिटेन करो। ये बताता है कि कंपनी के इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कितने प्रॉफिटेबल हैं। अगर एग्जांपल बताऊं, मान लो अगर आपकी अर्निंग्स 20 हैं, डिविडेंड 10 है, रिटर्न 15% है यानी आर 15% है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10% है, तो शेयर प्राइस 250 यानी 250 आता है। ये बताता है कि हाई रिटर्न वाले प्रोजेक्ट्स में रिटेन करना बेटर है। होप सो ये आपको क्लियर होगा अच्छे से। अब अगेन थोड़ा सा वॉल्टर को समझते हैं। देखो वॉल्टर्स मॉडल कहता है कि डिविडेंड पॉलिसी फर्म के वैल्यू पे असर डालती है और ऑप्टिमल पे आउट रेशियो, रिटेंशन रेशियो और इन्वेस्टमेंट के रिटर्न रेट पे डिपेंड करता है। ये कंपनी के ग्रोथ और डिविडेंड स्ट्रेटेजी को बैलेंस करता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, बर्ड इन हैंड थ्योरी। बर्ड इन हैंड थ्योरी। देखो बर्ड इन हैंड थ्योरी कहती है कि इन्वेस्टर्स अनसर्टेन कैपिटल गेन्स की बजाय सर्टेन डिविडेंड्स को प्रेफर करते हैं। डिविडेंड एक श्योर रिटर्न है जो रिस्क कम करता है। लाइक अगर एग्जांपल दूं, शेयर होल्डर्स 5 रुपये के डिविडेंड को स्पेकुलेटिव स्टॉक प्राइस इंक्रीज से ज़्यादा वैल्यू देते हैं। ये इमीडिएट रिटर्न के प्रेफरेंस को शो करता है। होप सो ये आपको क्लियर होगा। अब अगेन एक बार ना रेजिडुअल डिविडेंड पॉलिसी के बारे में आपको मैं बताता हूँ। देखो रेजिडुअल डिविडेंड थ्योरी कहती है कि डिविडेंड सिर्फ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज फंड करने के बाद दिए जाएं। ये ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटी देती है। अगर मैं एग्जांपल दूं, एक कंपनी 100 करोड़ के प्रॉफिट में 80 करोड़ प्रोजेक्ट में लगाती है और 20 करोड़ डिविडेंड देती है। ये रेजिडुअल फंड्स के यूज को शो करता है। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट आती है स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। देखो स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी में फिक्स या ग्रेजुअली बढ़ता हुआ डिविडेंड पर शेयर दिया जाता है। ठीक है, ये प्रेडिक्टेबल और इन्वेस्टर फ्रेंडली होता है। अगर एडवांटेजेस की बात करें, ये स्टेबिलिटी सिग्नल करते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करते हैं। ये मार्केट में ट्रस्ट को बिल्टअप करते हैं। एग्जाम्पल अगर दूं, एक कंपनी 5 रुपये पर शेयर हर साल देती है 5% ईयरली इंक्रीज के साथ। ये कॉन्सिस्टेंट डिविडेंड ग्रोथ का एग्जाम्पल है। फिर आती है कांस्टेंट पे आउट रेशियो पॉलिसी। कांस्टेंट पे आउट रेशियो पॉलिसी में अर्निंग्स का फिक्स्ड परसेंटेज डिविडेंड के रूप में दिया जाता है। ये प्रॉफिटेबिलिटी के साथ अलाइन होता है। अगर एडवांटेजेस की बात करें, ये डिविडेंड्स को कंपनी के प्रॉफिट्स के साथ अलाइन करता है। ये फ्लेक्सिबल और रियलिस्टिक अप्रोच है। यही अगर एग्जांपल के थ्रू बताऊं, 100 करोड़ अर्निंग्स पे 40% पे आउट रेशियो से 40 करोड़ डिविडेंड मिलता है। ये अर्निंग्स के प्रोपोर्शनल डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है। अगेन एक बार फिर रेजिडुअल डिविडेंड पॉलिसी ही रिपीट हो रही है। उसका क्वेश्चन है, देखो रेजिडुअल डिविडेंड पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट के बाद बचे हुए प्रॉफिट से डिविडेंड दिया जाता है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है। अगर एडवांटेजेस की बात करें, ये ग्रोथ को प्रायोरिटी देता है और डिविडेंड्स फ्लेक्सिबल रखता है। ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को मैक्सिमाइज करता है। अगर एग्जांपल दूं, एक कंपनी 50 करोड़ के प्रॉफिट में 40 करोड़ प्रोजेक्ट्स में लगाती है और 10 करोड़ डिविडेंड देती है। ये रेजिडुअल अप्रोच का प्रैक्टिकल एग्जांपल है। अब फिर आती है एक लो और नो डिविडेंड पॉलिसी। चलो यहीं पे मेंशन कर देते हैं, यहाँ पे है नहीं है, लो और नो डिविडेंड पॉलिसी, इसको हम करने जा रहे हैं। देखो लो या नो डिविडेंड पॉलिसी में सारे अर्निंग्स ग्रोथ के लिए रिटेन किए जाते हैं, मिनिमल या जीरो डिविडेंड्स देते हैं। ये स्टार्टअप्स या हाई ग्रोथ कंपनी के लिए बहुत कॉमन है। अगर एग्जांपल दूं, एक टेक स्टार्टअप अपने सारे प्रॉफिट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट में रीइन्वेस्ट करता है और कोई डिविडेंड नहीं देता। ये ग्रोथ फोकस स्ट्रेटेजी का एग्जांपल है। सो होप सो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। सो आज का सेशन यहीं पे वाइंड अप करते हैं, फिर मिलते हैं विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। थैंक यू।